नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विद्यारंभ में। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स क्या क्या होते हैं, इक्वल सेट्स क्या होता है, एम्प्टी सेट्स क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। लेकिन उस पे बढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। हमें नंबर्स के बारे में थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। ये नंबर्स एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर्स, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में अब तक आपने सब कुछ पढ़ लिया है और आप क्लास 11 के चैप्टर 5 से आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानोगे। तो अब जो ये रियल नंबर्स होते हैं, वो रियल नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? एक्चुअली रियल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, और इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। जैसे कि रैशनल नंबर का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, सारे ऑड नंबर, सारे इवन नंबर, सारे प्राइम नंबर, सारे कॉम्पोजिट नंबर, सारे नेचुरल, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स को मैं एक फ्रैक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। लेकिन जब मैं इरेशनल नंबर्स की बात करूंगा तो इरेशनल नंबर को मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता। जैसे कि सर कोई एग्जांपल बताइए। बताता हूं। तो उसका एग्जांपल हुआ कि अगर आप मान लो, अगर मैं आपसे बोलो √2, क्या √2 को आप मुझे फ्रैक्शन में लिख के दिखा सकते हो? तो आप बोलोगे सर नहीं, √2 का कोई फ्रैक्शन नहीं बन सकता है, क्योंकि √2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो √2 अगर आप डेसिमल पॉइंट्स में लिखना चाहोगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद ना वो इनडेफिनिटली आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और उसको कोई एंड नहीं होगा। वो रिपीट नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, राइट? तो जैसे आप पाई ले लो, पाई की वैल्यू क्या होता है हमें तो पता है 3.14। एक्चुअली वो 3.14 नहीं, 3.14 के आगे भी बहुत नंबर है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, जो जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख भी नहीं सकते, और वो क्या होते हैं, और वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट्स के बाद वो इंडेफिनिटली आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपना पहला पार्ट, एम्प्टी सेट्स की तरफ। तो एम्प्टी सेट्स एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको, आप मेरे पीछे एनसीईआरटी के पार्ट देख रहे होंगे, तो इसमें लिखा है कि आपको एक सेट मानना है ए। तो ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडीइंग इन ए स्कूल। तो आपने एक सेट लिया ए, और आपने उस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट सेट किया जिसको आप मान रहे हो क्लास 11 में पढ़ने वाला एक बच्चा है। जिस स्कूल में वो क्लास 11 का छात्र पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है, मैं उस स्कूल में जाऊंगा और मैं उस स्कूल में क्लास 11 के हर एक बच्चे को काउंट कर सकता हूं। मैं तो काउंट कर सकता हूं, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा सेट ए है उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। मैं गिन सकता हूं कि मेरे सेट के अंदर क्लास 11 के कितने बच्चे हैं। वो स्कूल भी प्रेजेंट है वहां पे, मैं स्कूल में जाऊंगा, क्लास 11 में भी जाऊंगा, क्लास 11 में जाने के बाद मैं हर एक बच्चे को गिनूंगा कि क्लास 11 में इतने बच्चे हैं। तो जब मैं वो गिन पा रहा हूं तो उसका मतलब है कि वो फाइनाइट सेट है। तो इस सेट के अंदर आपको पता है क्लास 11 में पढ़ने वाले सभी बच्चों का नाम मैं डाल सकता हूं, राहुल कौमा, संगीता कौमा, सुमन कौमा, अखिल कौमा, राजू कौमा, इन सब बच्चों का नाम मैं सेट्स के अंदर डाल सकता हूं और मैं अपने अंगुली पे गिन भी सकता हूं, 1 2 3, मैं काउंट भी कर सकता हूं उनको। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, एक और सेट का एग्जांपल देता हूं मैं, बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडीइंग इन बोथ क्लास 10 एंड क्लास 11। मैंने आपसे बोला अब मेरे को एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ऐसे बच्चों को रखो जो क्लास 10th में भी पढ़ता हो और साथ साथ क्लास 11 में भी पढ़ता हो। तो आप मेरे को बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा क्लास 10 में भी पढ़ रहा हो और क्लास 11 में भी एक साथ ही पढ़ रहा हो? तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा टीवी में हो सकता है, शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है, लेकिन वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लास 10th में भी वो बच्चा पढ़ता हो और क्लास 11th में भी वही बच्चा पढ़ता हो। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट्स कहते हैं, क्योंकि एक बच्चा साइमल्टेनियसली दो क्लास में नहीं पढ़ सकता। तो ये एकदम एब्सर्ड सेट इन हमें फॉर्म कर रहा है, तो हो ही नहीं सकता ये वाला। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। अब अगर बात करें सेट्स की डेफिनेशन की, एम्प्टी सेट की डेफिनेशन की, तो अ सेट विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। जैसे कि अब हमने सेट बी का एग्जांपल देखा था, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा था, क्योंकि पॉसिबल नहीं है उसके अंदर एलिमेंट रखना। कोई बच्चा जो एक साथ 10th में भी पढ़ रहा हो और 11th में भी पढ़ रहा हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब उसमें कुछ है ही नहीं। तो उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। उसको आप एम्प्टी सेट बोलो, नल सेट बोलो या वॉइड सेट बोलो, वो आपकी मर्जी। 3 डिफरेंट नाम है इसके, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट। अब डेफिनेशन के हिसाब से हमें पता चल गया कि बी एक एम्प्टी सेट है, लेकिन ए जो था हमारा, ए सेट कौन सा था हमारा, जहां पे हमें क्लास 11 के बच्चों को गिनना था, हम गिन पा रहे थे जाके, तो वो नॉन एम्प्टी सेट है। अब अगर हम आगे चले तो आप पीछे देख पा रहे होंगे कि हम एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट करते हैं। या तो एम्प्टी सेट को सिर्फ करली ब्रेसेस लगा के डिनोट करो,
या फिर आप ग्रीक लेटर 5 से आप डिनोट कर सकते हो एम्प्टी सेट को। मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स निकालूंगा, कुछ एग्जांपल्स निकालूंगा, उससे हम समझेंगे कि एक्चुअली में ये एम्प्टी सेट्स होते क्या है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, कॉमा एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो इन्होंने बोला कि ऐसा एक सेट फॉर्म करो जहां पे एक्स एक नेचुरल नंबर हो और साथ ही साथ एक्स 1 से भी बड़ा और 2 से छोटा हो। एक बात बताओ बच्चों, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड विच गोज अप टू इंफिनिटी। तो अगर मैं आपसे बोलूं 1 और 2 के बीच के एक नेचुरल नंबर बताओ तो क्या आप मेरे को बता पाओगे? तो नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। 1 और 2 खुद एक नेचुरल नंबर है, उसके बाद अगला नेचुरल नंबर तो 3 होता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सेट कैसे फॉर्म करूंगा? इन्होंने बोला कि एक्स तो एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और साथ साथ वो 1 और 2 के बीच में भी आना चाहिए। तो ये एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ना उसके हिसाब से आंसर नहीं बनेगा, हमारा रिजल्ट नहीं आएगा हमारा। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज ए रैशनल नंबर। अच्छा, इन्होंने बोला कि x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 हो। x एक ऐसा एलिमेंट है उस सेट का जहां पे अगर मैं x स्क्वायर माइनस 2 करूं तो मेरा आंसर 0 आएगा, और बोले कि x रैशनल नंबर भी होना चाहिए। रैशनल नंबर क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 को सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं 2 को ट्रांसपोज करूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्या होगा? आपको क्या लगता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कब होगा? जब मेरा एक्स जो होगा √2 होगा या तो -√2 होगा। मैं √2 का स्क्वायर करूंगा तो भी मेरा पॉजिटिव 2 आएगा। अगर मैं -√2 का स्क्वायर करूंगा तो भी मेरा 2 आएगा आंसर। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं ना ही पॉजिटिव √2 ले सकता हूं और ना ही -√2 ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने एग्जांपल में इन्होंने बोला है कि x जो होगा वो एक रैशनल नंबर होगा, और √2 रैशनल नंबर नहीं है, √2 एक इरेशनल नंबर है। मैं उसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है ना 1.414 ऐसे आगे बढ़ते जाती है, वो कभी खत्म नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो ये एक इरेशनल नंबर है। मेरी कंडीशन तो कह रही थी कि x को रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो इरेशनल नंबर बन रहा है x, तो यहां पे भी मेरा सेट फॉर्म नहीं होगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। C be the set of all element x such that x is an even prime number greater than 2। तो इन्होंने बोला है x एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए उस सेट का जिस सेट के अंदर जो x एलिमेंट है ना वो 2 से बड़ा भी हो और एक इवन प्राइम नंबर भी हो। तो एक बात बताओ मेरे को, प्राइम नंबर जो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो 2 के बाद कोई भी इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो पाई। तो 2 से बड़े वाला इवन प्राइम नंबर मैं कैसे फॉर्म कर सकता हूं जब वो है ही नहीं? तो जब वो है ही नहीं तो ये एम्प्टी सेट है, सीधी बात है। अब आते हैं फोर्थ एग्जांपल की तरफ। D is the set of all element x such that x square is equal to 4 and x is odd। तो इन्होंने बोला है कि एक ऐसा सेट बनाओ जहां पे जो मेरा एलिमेंट है उसको अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आंसर 4 आएगा, और जो एलिमेंट आपको लेना है ना वो ऑड नंबर होना चाहिए। अच्छा, मेरे को बताओ ऐसा कौन सा ऑड नंबर है जिसको स्क्वायर करोगे तो आंसर 4 आता है? ऐसा है ही नहीं। 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या तो -2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 2 तो ऑड नंबर है नहीं, 2 तो इवन नंबर है। तो कंडीशन यहां पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। तो अगर मैं एक सेट लूं A जिसके अंदर मैं एलिमेंट्स को रखूं 1 2 3 4 5, आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आप इन एलिमेंट्स को गिन सकते हो ना? 1 2 3 4 5, मैंने 5 एलिमेंट्स को इन सेट के अंदर रखा हुआ है। एक और मैं सेट लेता हूं, मान लो B, और B सेट के अंदर मैं क्या रखता हूं? मैं A को स्मॉल लेटर A B C D E G को रखता हूं। तो क्या मैं इनको भी गिन सकता हूं ना? A B C D E और G, 6 नंबर है टोटल। तो 6 एलिमेंट्स है सेट के अंदर, तो मैं गिन पा रहा हूं यहां पे, और इसलिए मैं इनको फाइनाइट सेट बोलूंगा, क्योंकि मैं उन सेट के अंदर वाले सारे एलिमेंट्स को गिन पा रहा हूं, इसलिए उनको फाइनाइट सेट्स बोला जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो C एक ऐसा सेट है जहां पे C is the set in which men living presently in different parts of the world। पूरी दुनिया में रहने वाले सारे मेन, जो भी आदमी लोग हैं ना, उनको गिनना है हमें। तो क्या गिन पाएंगे? देखो नंबर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम गिन नहीं पाएंगे, गिन पाएंगे। तो जिन चीजों को हम गिन सकते हैं ना उनको फाइनाइट सेट्स बोलेंगे, राइट? तो यहां पे बच्चों एक और चीज, अगर आपको किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है ये लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको काउंटिंग करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे फ्राइडे थर्सडे, मैंने ऐसे एक वीक के अंदर के सारे डेज मैंने लिख डाले।
तो मेरे को गिनना है कि मैंने कितने एलिमेंट्स रखे हैं उस सेट के अंदर, तो उसको पता है मैं कैसे लिखता हूं, उसको मैं लिखूंगा n ब्रैकेट में उस सेट का नाम इज इक्वल टू कितने एलिमेंट्स होंगे उस सेट के अंदर, ऐसे लिखते हैं उसको, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। तो अगर आप ऐसा लिख पा रहे हो, अगर मैं लिख पा रहा हूं, जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया A और उस A सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स है, ब्रैकेट करली ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 5 एलिमेंट्स है, तो मैं यहां पे गिन पा रहा था कि यहां पे 5 एलिमेंट्स है, तो मैं वो कैसे लिखूंगा, n ब्रैकेट में A कैपिटल लेटर A, मेरे जो सेट का नाम है n कैपिटल लेटर A इज इक्वल टू उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है। अगर मैं इसको लिख पाता हूं तो इसका मतलब ये होता है, ये डिनोट करता है नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, इसका मतलब वो सेट एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है और फाइनाइट सेट है, कि मैं गिन पा रहा हूं उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि मुझे एक नेचुरल नंबर्स का सेट बना के दिखाओ, तो आप लिख दोगे कि नेचुरल नंबर्स का सेट होता है सर 1, 2, 3 डॉट 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 और करली ब्रैकेट्स क्लोज्ड। लेकिन क्या आप गिन पाए टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसके अंदर, उस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आप गिन नहीं पाए। तो जब आप उस चीज को गिन नहीं सकते हो ना, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट कहते हैं। किसी भी सेट के अंदर के एलिमेंट्स को आप गिन नहीं पा रहे हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, इस यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं वो भी इनफाइनाइट है, क्योंकि हम उन्हें गिन ही नहीं सकते। जब उन्हें गिन नहीं सकते हैं तो हम उन्हें इनफाइनाइट सेट्स के अंदर रखेंगे। तो बच्चों, फाइनाइट के दो कंडीशंस है, या तो वो सेट एम्प्टी हो, या मैं उस सेट के अंदर के सारी एलिमेंट्स को गिन पा रहा हूं, तब मैं उसे फाइनाइट सेट बोलूंगा। अगर मैं किसी भी सेट के एलिमेंट्स को गिन नहीं पाता हूं तो मैं उसे इनफाइनाइट सेट बोलूंगा। तो यहां पे हम इनको कुछ एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ये कहता है, लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। अच्छा, मेरे को बताओ, मैंने एक सेट बनाया है जहां पे मेरे को एक हफ्ते के सारे दिन को रखना था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आपको पता है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आप गिन पा रहे हो, तो उसलिए मैं उसको फाइनाइट सेट बोलूंगा। अब लेट S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक बात बताओ, मैंने एक ऐसा सेट बनाना है जहां पे x स्क्वायर माइनस 16 के जो भी सॉल्यूशन आएगा ना, जो भी वैल्यू आएगी x स्क्वायर माइनस 16 सॉल्व करके, मेरे को सेट के अंदर उन नंबर्स को रखना है। तो x स्क्वायर माइनस 16 की वैल्यू क्या आएगी, +4 आएगा और -4 आएगा। तो क्या ये गिन नहीं सकता मैं, +4 -4 दो एलिमेंट्स आए हैं, तो मैं गिन पा रहा हूं, तो इसलिए ये भी फाइनाइट सेट के अंदर आएगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि एक लाइन बनाओ, एक लंबी लाइन बनाओ और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बनाओ और उन पॉइंट्स को गिन के बताओ कितने कितने एलिमेंट्स आ पाएंगे उस लाइन के अंदर, उसका सेट बनाओ मेरे को। तो लाइन का मतलब ही क्या होता है, लाइन का मतलब ही होता है कि नो स्टार्टिंग पॉइंट और नो एंड पॉइंट। उसको कोई स्टार्ट पॉइंट भी नहीं होता, उसको कोई एंड पॉइंट भी नहीं होता। तो उस पे तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बना सकते हो। जब आप किसी चीज पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बना सकते हो, तो मैं उसे काउंट कैसे करूंगा, तो काउंट नहीं कर पाऊंगा, तो उसका मतलब है कि वो कौन सा सेट है, वो एक इनफाइनाइट सेट है। अगर मुझे इनफाइनाइट सेट्स को ना रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मानिए करली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा डाल के लिखना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सारे एलिमेंट्स को मैं कॉमा डाल के नहीं लिख पाऊंगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि नेचुरल नंबर्स का एक सेट बना के दिखाओ, तो आपने बोला ठीक है सर, आपने करली ब्रैकेट बनाए, उसके अंदर आपने 1, 2, 3 और 3 डॉट भी लगाना पड़ता है। ये 3 डॉट ये दर्शाता है कि मेरा सेट एंड नहीं हुआ और ये इनडेफिनेटली आई की तरफ जा रहा है। ठीक है बच्चों, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं बोल दूं B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर, बात खत्म वहां पे। इसका मतलब मैंने करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मेरे को डॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है वहां पे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप सबको दिखा सकते हो, फाइनाइट को भी इनफाइनाइट को भी, कोई कंडीशन नहीं होती। लेकिन आपको रोस्टर फॉर्म में दिखाना है तो 3 डॉट वाली कंडीशन होती है। लेकिन 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 आप हर चीज को रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क डालो, आप हर चीज को रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते। जैसे कि मेरे को सारे रियल नंबर्स को ना एक रोस्टर फॉर्म में बना के दिखाओ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, रियल नंबर्स तो सब कुछ होते हैं, रैशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर भी होता है। तो उसका पैटर्न क्या बनेगा, आप कॉमा डाल के, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो पहले 2-3 नंबर्स तो लिखने पड़ेंगे ना, फिर ही तो उसके बाद 2-3 डॉट्स डालोगे। लेकिन यहाँ पे वो 2-3 नंबर्स क्या लिखोगे आप, और अगर आप डॉट्स डालते हो, वो अंडरस्टूड होता है कि आगे ये वाला नंबर आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको रियल नंबर्स का एक सेट बनाना है, तो ये मैं कैसे समझ लूं कि आगे 3 डॉट्स के बाद ये आएगा। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स के बारे में। इक्वल सेट एक्चुअली में होता क्या है, अगर मैं दो सेट लू, सेट ए कॉमा सेट बी, सेट ए में मान लो कुछ एलिमेंट्स है और सेट बी में भी मान लो कुछ एलिमेंट्स है। अगर सेट ए के जो भी एलिमेंट्स है, अगर वो बी के अंदर भी प्रेजेंट है और बी के सारे एलिमेंट्स अगर ए वाले सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं ऐसे सेट को इक्वल सेट बोलूंगा। सर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाओ। तो जैसे कि आप मानो एफ नाम का एक सेट है, उस एफ नाम के सेट के अंदर मेरे फैमिली के 4 मेंबर्स आते हैं, मैं, मेरी सिस्टर, पापा और मम्मी, 4 लोग आ गए।
मैंने एक और सेट लिया डी, जिसका मतलब डिनर। हम डिनर पे गए 4 लोग, उस सेट के अंदर भी 4 लोग आते हैं, मैं, पापा, मम्मी और मेरी सिस्टर। तो आप एक बात बताओ मेरे को, जो एफ जो सेट था और डी जो सेट था, कि दोनों के अंदर एलिमेंट सेम सेम नहीं है? जो एलिमेंट्स एफ के अंदर था वो डी में भी है, और जो एलिमेंट्स जो डी में था वो एफ में भी है, भले ही सेट का नाम अलग हो। सेट एक्चुअली में है क्या? सेट तो कनेक्शन है ना। पहले मैं फैमिली का कनेक्शन बना रहा था, अब जो दूसरा सेट है डी, डिनर, अब डिनर का कनेक्शन है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है दोनों के अंदर। तो इसका मतलब है कि दोनों सेट जो है वो इक्वल सेट है। तो यहां पे बुक में, एनसीईआरटी में डेफिनेशन ये दे रखी है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर दो सेट के अंदर एकदम सेम एलिमेंट्स हो ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स बोलते हैं। और इक्वल सेट्स को हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी। अगर दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स नहीं है तो हम उनको बोलेंगे अनइक्वल सेट्स। अच्छा, एक और पॉइंट है इसके अंदर जो आपको ध्यान देना है। मान लो एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3। एक और सेट है बी जिसके एलिमेंट्स को आप मानो कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2, 2, 1, 3, 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिपीटेशंस कर रखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रोस्टर फॉर्म में हम कभी भी रिपीटेशंस नहीं करते हैं। मान लो लेकिन आपको एक सेट ऐसा मिल गया, तो क्या ये जो दोनों सेट होंगे एक दूसरे से अलग होंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर, ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अगर रिपीटेशन हो भी रहा है तो रोस्टर फॉर्म ये कहता है कि आप रिपीटेशंस को इग्नोर करो और रिपीटेशन वाले नंबर को सिर्फ एक बार लिखो। तो मेरा सेट भी एक्चुअली में है क्या? क्या वो रियलिटी में 2, 2, 1, 3, 3 है? नहीं, वो रियलिटी में 2, 1, 3 है। मेरे सेट ए में भी यही एलिमेंट्स थे और सेट बी में भी यही एलिमेंट्स है। अगर मेरे दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो बच्चों ये तो हुआ थियोरेटिकल पार्ट, मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेट समझा दिया, नंबर्स क्या होते हैं ये समझा दिया। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस और सारे एग्जांपल्स को कवर करेंगे। और आज की क्लास बहुत जरूरी थी, अगर आपने आज की क्लास मिस कर दी तो अब जो हम एक्सरसाइज और एग्जांपल्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले ये क्लास देखिएगा और उसके बाद जो मैं अगले क्लास में आपको पढ़ाऊंगा वो आप जरूर वॉच करिएगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।